नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 11th ऑफ द सितंबर 2025। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 11th ऑफ द सितंबर 2025। देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन सी न्यूज़ हमारे काम की हैं। सबसे पहले एक एडिटोरियल आता है, ठीक है, जो कि निर्मला चंद्र हसन ने लिखा है, ठीक है, जो कि अटॉर्नी एट लॉ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ श्रीलंका में, ठीक है। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जो हमारे द हिंदू में पब्लिश हुआ है और ये जो न्यूज़ है बेसिकली ये हमारी जानी पहचानी है और ये जो न्यूज़ है ना वो बस एक थीम के चारों तरफ घूम रही है, वो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो आपको पता होगा कि जो इंडिया है ना, इंडिया हमेशा एक ही पॉलिसी को फॉलो करता है कि हमारा जो नेबरहुड है ना वो सबसे पहले है। अब देख लो मालदीव्स को, देख लो मालदीव्स में जब मोहम्मद मुइज़ू की सरकार आई थी तो उसने भारत के अगेंस्ट इंडिया आउट कैंपेन चलाया है ना, और उसने कंप्लीटली इंडिया का बॉयकॉट कर दिया। उसके बाद हमारे बहुत सारा नुकसान भी हुआ है ना, लोग जो वहाँ पर घूमने जाते थे, टूरिज्म पे जाते थे, वो सब बड़ा नुकसान हुआ। फिर हमारे नेताओं ने कहा कि ठीक है हम मालदीव जाना शुरू कर देंगे ना, सॉरी हमारा जो लक्षद्वीप है वहाँ जाना शुरू कर देंगे, वहाँ की इकोनॉमी बूस्ट करेंगे। काफ़ी मैटर रहा। बाद में जब चाइना के इन्फ्लुएंस में था, चाइना ने जब उसे लात मार दी तो वापस भारत के पास पहुंच गया, ठीक है। ऐसे आपने देखा होगा, जैसे अभी नेपाल के अंदर भी इशू चल रहा है, हम आगे उसको भी डिस्कस करेंगे ना, वो भी हमारा पड़ोसी है, ठीक है। तो कितने हमारे एक्चुअल में पड़ोसी हैं तो आपको पता होना चाहिए 7, है ना, जो हमारे क्या है रियल पड़ोसी हैं, जिनके साथ कुछ कुछ डिस्प्यूट है, जिनके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो हम एक बार सारे ही नेबरहुड पॉलिसी के स्टेट देख लेते हैं। ये बेसिकली श्रीलंका को फोकस करके बनाया हुआ है। तो आपने पढ़ा होगा कौन आता है सबसे पहले? बांग्लादेश, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है 4096.7 किलोमीटर की अप्रोक्सीमेटली। और जो सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है वो कौन सा है? अफगानिस्तान, ठीक है, जो ऑलमोस्ट 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। अब जैसे इसमें बांग्लादेश है, ठीक है, चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है जिसमें अभी डिस्प्यूट चल रहा है, आप जानते हो वहाँ पे जैनजीज वाला वो, ठीक है, हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है, नेपाल है, उसके बाद म्यांमार है, भूटान है, अफगानिस्तान है। तो ये सारे क्या हमारे पड़ोसी देश हैं। लेकिन जब आप श्रीलंका के बारे में पढ़ते हो, मालदीव्स के बारे में पढ़ते हो, तो ये बेसिकली पड़ोसी तो नहीं कह सकते क्योंकि उसकी दीवार में दीवार होनी चाहिए, लेकिन हाँ पानी की अगर बात की जाए, ठीक है, वाटरवेज की, तो वहीं पर बना हुआ है। जैसे आपने पढ़ा होगा जो आपका गल्फ ऑफ मन्नार एक तरफ बना है, एक तरफ पाक स्ट्रेट बना है, ठीक है, या मैं कह सकता हूँ कि एडम्स ब्रिज इनको क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैंने कहा कि मान लो ये मेरा इंडिया है, ठीक है, तो यहाँ पर तो ये सारे बने हुए हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब, और यहाँ पर क्या बना हुआ है आपका? श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका। और श्रीलंका को किससे अलग किया गया है? तो याद रखना कौन सा ब्रिज बना है यहाँ पर? एडम्स ब्रिज, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? राम सेतु भी कह देते हैं। और यहाँ पर एक जगह बनी है जिसे हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है आपका पाक स्ट्रेट। क्या कहते हैं? पाक स्ट्रेट। और यहाँ पर जो एक जगह बनी है इसको हम क्या कह देते हैं? स्मॉलर वाटर बॉडी को, तो इसे कह दिया जाता है गल्फ ऑफ मन्नार। ये क्या हो गई आपकी? गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। और यहीं पर इस पाक स्टेट में एक छोटा सा आइलैंड बना हुआ है कच्छतीव, जिसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा हुआ है। हालांकि बहुत बार हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। अब मैंने कहा कि यहाँ पर आपका क्या है? लक्षद्वीप है, ठीक है, और यहीं पर इसका छोटा सा पार्ट है, कौन सा? मिनिकोय आइलैंड, ठीक है। और यहाँ पर मान लो आपका बना हुआ है फॉर एग्जांपल समझने के लिए आपका मालदीव्स, ठीक है। और यहीं पर आपका क्या है? अंडमान है, और यहीं पर आपका क्या है? निकोबार है, और यहाँ पर आपका बना हुआ है इंडोनेशिया। तो जैसे आपने पढ़ा कि पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ लाइन है, उसके साथ उसके आपके अफगानिस्तान के साथ डुरंट लाइन है, चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो मानता है, हम मानते हैं मैकमोहन लाइन को, ये हमको सेपरेट करती है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर तो एडम्स ब्रिज हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया? तो जो मालदीव्स है और जो मिनिकोय आइलैंड उसको कौन सेपरेट करता है? 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स मिनिकोय एंड मालदीव्स। यहाँ पर कितने डिग्री करता है? 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है, ठीक है। आपके आया हुआ एग्जाम में एक बार, है ना। यहाँ पर कौन सा है? तो आपके अंडमान निकोबार को कौन करता है? 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। आपके इंडोनेशिया और भारत को कौन सेपरेट करता है? तो ग्रेट चैनल करता है। कौन करता है? ग्रेट चैनल सेपरेट करता है। अब समझना कि
अच्छा, हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो ये सारा का सारा रीजन कहीं ना कहीं आपने चालुक्यास, पांड्यास, चोलास, है ना, इन डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा होगा। तो श्रीलंका ये सब हमारे पास ही था, है ना। यहाँ पर ही बुद्धिज्म यहाँ से फैला है, आप जानते हो। जो आपका अशोक था उसने अपने बेटे को वहां पर भेजा था, ठीक है, उसको प्रमोट करने के लिए। ये रीजन कहीं ना कहीं रहा होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझना, हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं ना, फिर हम जब नेपाल पे चलेंगे तो उस एंगल से पढ़ लेंगे इसे। अब मैंने कहा कि ये इनको सेपरेट कर रहा है। अब जो आपका कच्छ द्वीप है, इस कच्छ द्वीप को 1974 में इंदिरा गांधी का टाइम था, है ना, इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी के टाइम पर इंडिया, ठीक है, इसे कहा जाता है इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट से इस कच्छ द्वीप को किसे सौंप दिया गया? श्रीलंका को दे दिया गया, ठीक है। लेकिन तीन चीजें रखी गई जो इंडिया के पास रखी गई। एक ही कि जो हमारे फिशरमैन है वो कभी अगर वहां जाते हैं तो रात को रुक सकते हैं। दूसरा, वहां पर एक फेस्टिवल होता है, ठीक है, वहां पर चर्च है, एंथोनी चर्च, वहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है, क्रिश्चियन लोग है ना, तो वहां पर वो लोग जा सकते हैं। हमारी जो तमिलनाडु वाले, इंडिया वाले भी जा सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लो रात हो जाती है तो हमारे फिशर्स रुक सकते हैं वहां पे, क्योंकि फिशिंग का काम होता है, ठीक है। आप जानते हो मत्स्य संपदा योजना, इन सबको प्रमोट करना होता है, ठीक है। या मान लो उनका कभी नेट गीला हो गया तो वहां पर सुखाने के लिए भी रुक सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा था कि हमारे इंडिया वाले वहां जाते थे, फिशरमैन को श्रीलंका वाले अरेस्ट कर लेते थे और जेल में डाल देते थे। तो बड़ा कंसर्न हो रहा था। लास्ट ईयर जब इलेक्शन हो रहा था पार्लियामेंट के, लोकसभा के, तो उस समय भी कहा गया कि भाई श्रीलंका से वापस ले लेना चाहिए। तो क्या वापस लिया जा सकता है? क्या वापस नहीं लिया जा सकता? तो कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि लिया जा सकता है? तो आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 1, है ना, उसमें स्टेट यूटीज वो सब आते हैं, है ना। आर्टिकल 2, कोई भी अपनी मर्जी से ज्वाइन कर सकता है, टेरिटरी को जा नहीं सकता, जैसे सिक्किम ने किया था 1975 में, है ना। 3 में कहता है कि किसी का नाम वगैरह चेंज करने हैं तो पार्लियामेंट कर सकती है। तो हमने एक दिया एज ए एग्रीमेंट, उसे दिया था, ठीक है, श्रीलंका के पास। अब हम चाहते हैं उसे वापस पालें। लेकिन यहां पर इन्होंने आर्टिकल में ये लिखा है कि इंडिया हैज हिस्टोरिकली शेप्ड रीजनल एंड ग्लोबल डिप्लोमेसी थ्रू द पंचशील प्रिंसिपल्स, द नॉन अलाइंड मूवमेंट। आप ये भी जानते हो पंडित नेहरू ने उस समय बनाया था, जब यूएसए और यूएसएसआर 2 सुपर पावर हुआ करती थी, तब उनके बीच में एक तीसरी पावर बना दी थी उन्होंने। क्या? नॉन अलाइंड मूवमेंट, नेम कहते हैं जिसे, ठीक है। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, आपने जो आपका सार्क है ना, उसके बारे में भी सुना होगा, ठीक है, जो 1985 में बना हुआ है, ठीक है, काठमांडू में जिसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। एंड मोस्ट रिसेंटली विद इट्स नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, दिस स्टांस हैज जनरली प्रमोटेड पीस एंड इंटरडिपेंडेंस इन साउथ एशिया। हाउएवर इट्स अनरिजॉल्व्ड इश्यूज विद श्रीलंका एज द फिशरीज क्राइसिस इन द पाक स्टेट एंड द सोवरेनिटी ऑफ द कच्छ द्वीप आइलैंड पोज चैलेंजेस। तो वही आर्टिकल दोबारा डिस्कस किया हुआ है ना। तो जस्ट इतना से ध्यान रखना है, कहां पर है? कच्छ द्वीप, तो आपके पाक स्टेट में। आज किसका पार्ट है? तो श्रीलंका के पास है। कब दिया गया था? 1974 में एग्रीमेंट हुआ था इंदिरा गांधी के और उसके श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। तो जस्ट बेसिक सी बातें याद रखनी है, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। The United States Convention on the Law of Sea जो UN क्लोज है, lays stress not only on equitable use of marine resources but also their conservation. Similarly, the FAO Food and Agriculture Organization's Code of Conduct for Responsible Fisheries 1995 deems destructive practices such as bottom trawling to be unacceptable. कच्छ द्वीप is a 285 एकड़, कितना है? 285 एकड़ का एक एरिया है, in uninhabited speck in the Pak Strait between India and Sri Lanka, an island located about 14 nautical miles of रामेश्वरम। तमिलनाडु से लगभग 14 nautical miles बना हुआ है, ठीक है। 1 nautical miles 1.58 है ना किलोमीटर होता है। In 1974, Prime Minister Indira Gandhi of the India and Sri R.D. Bandar Naik of Sri Lanka signed an agreement that recognized Kachh Dweep as a part of Sri Lanka's territory, resulting in a change of ownership. The agreement also allowed Indian fishermen to fish around the island, जैसे हमने बात की थी, dry their nets, है ना, वो अपने नेट सुखा सकते हैं, and permitted Indian pilgrimage to visit the Catholic shrine located on the island, यानी कि सेंट जो एंथोनी चर्च उसमें जा सकते हैं।
The Indian government in 2013 stated that the question of the retrieval did not arise as no Indian territory was ceded, है ना। तो ऐसा नहीं था हमने कोई बदले में लिया था तो हम उसे वापस लेने का कोई मतलब नहीं है। The issue was framed as a dispute between British India and the Ceylon, पहले श्रीलंका का नाम सीलोन था, resolved through the agreement in 1974 and 1976। हमने उस इशू को रिजोल्व कर लिया था, ठीक है। लेकिन अभी भी न्यूज में बना रहता है, पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया जाता है इसे कि ठीक है हम ले लेंगे वापस, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ठीक है। तो ये सब बातें, बट फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है और इस साल काफी बार न्यूज में आ भी चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हिमाचल डिक्लेयर्ड फुली लिटरेट, व्हाट डज दिस मीन। तो आपका जो हिमाचल प्रदेश है उसको क्या किया गया, फुली लिटरेट अनाउंस कर दिया गया। और आपने पढ़ा होगा थोड़े दिन पहले गोवा को किया था, ठीक है, उसके बाद आपके लद्दाख को किया था, ठीक है, उसके साथ साथ आपके मिजोरम को किया था, ठीक है, और आपके त्रिपुरा। और इसी सीक्वेंस में अब कौन जुड़ चुका है, तो एक और जोड़ लेना, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को हमने क्या जोड़ बना दिया है, आपका फुली लिटरेट स्टेट। कौन सा प्रोग्राम है, अंडर द उल्लास प्रोग्राम, ठीक है, उल्लास प्रोग्राम के अंडर में। आपको पता है कि जो देखो लिटरेसी क्या होती है, कोई भी अगर किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को जानता है समझता है तो उसे हम लिटरेट कह देते हैं, बोलता है, पढ़ लेता है, लिख लेता है, समझ लेता है। फुली लिटरेट वो होता है जो किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलना, समझना, लिखना और पर डेली की काम भी करना जानता हो, ठीक है, डेली की मैथमेटिक्स भी उसे आती हो, ठीक है। अब इसी लिस्ट में कौन जुड़ गया, हिमाचल प्रदेश जुड़ गया है। कौन सा प्रोग्राम था, उल्लास। तो देखो आपने एजुकेशन के बारे में पढ़ा हुआ है कि 0 to 14 ईयर तक के बच्चे की एजुकेशन पहले आर्टिकल 45 में थी, एंड आर्टिकल 45 इज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी। किसका पार्ट है, डीपीएसपी का पार्ट है। स्टेट करे तो करे, ना करे तो ना करे। तो हमने क्या किया, बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 हमने क्या किया, इस चीज को 3 जगह तोड़ दिया। हमने कहा 0 to 6 ईयर के बच्चे की एजुकेशन तो रहेगी आर्टिकल 45 का पार्ट, यानी कि डीपीएसपी का पार्ट, पढ़े तो पढ़े, ना पढ़े तो ना पढ़े, है ना। फिर हमने कहा 6 to 14 ईयर तक के बच्चे की एक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन किस में रहेगी, आर्टिकल 21 के ए में रहेगी, जो क्या बना दिया उसका फंडामेंटल राइट, जो नहीं छीनेगा। और हमने कहा कि इसका 6 to 14 ईयर तक का जो बच्चा है उस बच्चे की एजुकेशन उसके फंडामेंटल ड्यूटीज में भी जोड़ दी गई, ठीक है, आर्टिकल नंबर कौन सा, 51 के ए में। और ये उसके पेरेंट्स के लिए 11th फंडामेंटल ड्यूटी बना दी कि भाई वो अपने बच्चों को कहाँ पर भेजें, स्कूल में भेजें, ताकि उसे पढ़ाया जा सके। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि 14 के बाद क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा प्रथम एनजीओ, है ना, प्रथम एनजीओ जो इंडिया में एजुकेशन को लेकर रिसर्च करता रहता है। इसने बताया कि 2023 में 2023 में कि इंडिया में 5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे इलिटरेट हैं, मतलब अनपढ़ हैं, और उन बच्चों की जो एज है वो एज ग्रुप है 15 to 18। अब सोचो 18 साल के ऊपर का जो बच्चा जब नौजवान हो जाएगा, है ना, बालिग हो जाएगा, है ना, वोट का राइट उसे मिल जाएगा, और वो अनपढ़ है, तो देश के लिए अनपढ़ आदमी का देश के ऊपर कितना बोझ होता है, ये तो आप जानते ही हो, है ना। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे पता चला कि इनको पढ़ाना पड़ेगा, तो हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, और उसमें चलाया हमने उल्लास। और जैसे तुमने पढ़ा होगा, गोवा वाली न्यूज याद होगी तुम्हें, ईच वन टीच वन, है ना, जो ग्रेजुएट बच्चे हैं वो वॉलंटियर करें और जो अपने आसपास के लोग उनको पढ़ाएं। जैसे मिजोरम में था लिटरेसी एट योर डोर स्टेप, तो ये सब चलाए गए और धीरे धीरे सबको एजुकेट कर दिया गया, लिटरेट कर दिया गया। तो बस उसी सीक्वेंस में कौन जुड़ गया हमारा, तो अब हिमाचल प्रदेश जुड़ गया है। वहाँ की जो लिटरेसी है वो कितनी हो चुकी है, तो याद रखना 99.3% लिटरेसी रेट, हाइयर देन द नेशनल बेंचमार्क ऑफ 95%, है ना। नेशनल बेंचमार्क का 95% का अगर इतना हो गया तो हम उसे मान लेते हैं, लेकिन इसने कितनी अचीव कर ली, 99.3%, ये भी याद रखना। हिमाचल ज्वाइंस मिजोरम, त्रिपुरा एंड गोवा ऑन द लिस्ट। मिस्टर सुखो, है ना, made the announcement on the occasion of International Literacy Day on September 8th under the Ullas Understanding of Lifelong Learning for All in the Society program। तो ये सब बातें जस्ट याद रखना, उसमें कौन जुड़ गया हमारा, हिमाचल प्रदेश जुड़ गया है, बस इतना सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डिजिटल प्लेटफॉर्म टू प्रिजर्व ट्राइबल आर्ट कल्चर लॉन्च्ड। आप ट्राइब्स के बारे में जानते हैं, ठीक है ना, ट्राइब्स
अकॉर्डिंग टू 2011 जो हमारा सेंसस था उसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 705 ट्राइब्स थे। हमारी जो प्रेसिडेंट है आज के दिन द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी एक ट्राइबल वूमेन है, संथाल ट्राइब से बिलोंग करती हैं, है ना। ट्राइबल लोगों को ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज़ देने के लिए हमने पेसा एक्ट पास किया था, याद करो, है ना। पंचायत एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल्ड एरियाज 1996, है ना। और उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए हम लोग एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS भी बनाते हैं। तो ये सब काम किए जाते हैं। तो बस अभी उसी सीक्वेंस में हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं ना। और ट्राइब्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। मणिपुर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, आप सब जानते भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी मिनिस्ट्री है, जरा पढ़ते हैं। द यूनियन Tribal Affairs Ministry on Wednesday launched the beta version of Adi Sanskriti, a digital platform for tribal arts, forms and heritage. यानी कि जितने भी ट्राइबल आर्ट है, ठीक है, उनकी जो भी कला है, चाहे लिखने की हो, चाहे डांस हो, कुछ भी हो, उसे क्या करना है, डिजिटल कर दिया और कुछ नहीं है, ताकि उनका हेरिटेज बचा रहे। ऑफिशियल सेड इट हैड बीन envisioned to become the world's first digital university to preserve and promote the culture and knowledge of tribal communities। तो आपसे वन लाइनर में पूछ सकता है कि दुनिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है जिसके अंदर जो ट्राइबल लोग हैं उनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए काम किया गया। तो उसका नाम क्या लिख दोगे, आदि संस्कृति इज द राइट आंसर। द डिजिटल प्लेटफॉर्म विल हैव एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस, ठीक है, opening up a digital market for products made by the tribal artisans in the India। जैसे कोई ट्राइबल है बहुत अच्छी, मान लो कोई चप्पल ही बनाता है फॉर एग्जांपल, जैसे कोल्हापुरी होती है ना, मान लो कोई बहुत अच्छा कोई खिलौना ही बनाता है, मान लो कोई बहुत अच्छी चादर ही बनाता है सर्दियों में ओढ़ने की, तो वो सब उसमें प्रमोट किए जाएंगे, ठीक है। द प्लेटफॉर्म कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। एक क्या है उसमें याद रखना, आदि विश्वविद्यालय, जिसको कहा गया डिजिटल ट्राइबल आर्ट अकेडमी। आदि मतलब आदिवासी, ठीक है। आदि संपदा सोशो कल्चरल, ठीक है, एंड आदि हाथ डिजिटल मार्केट प्लेस। तो 3 नाम याद रखना। फैक्चुअल क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। द बेटा वर्जन, ठीक है, वही सब बातें, 3 चीजों को थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट है इसरो इंक्स एग्रीमेंट विद HAL। इसरो के बारे में आप जानते हो, है ना, कब बना था, 15 अगस्त 1969 को। इसरो को पहले क्या कहते थे, तो इसरो का पहले नाम था इनको स्पार, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च, ठीक है, 1962 में बनी होती है। इसी को आगे चल के क्या बना देते हैं, इसरो बना देते हैं, ठीक है। पहला चेयरमैन कौन बनता है, विक्रम साराभाई, ठीक है, विक्रम साराभाई। इन्हीं के नाम पर आपने पढ़ा होगा कुछ दिन पहले एक चिप आई थी जिसका नाम क्या था, विक्रम 3201, उस पर हमने एक MIT भी पढ़ी थी, है ना, तो वो भी ध्यान रखना, ठीक है। और अभी इसके करंट चेयरमैन कौन है, ये तो पहले थे, करंट कौन है, वी नारायणन इज द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो। तो अभी इसरो करता क्या है, आप देखो, है ना, आपने पढ़ा हुआ अभी इसरो क्या करता है, कोई भी मिशन होगा लॉन्च कर देगा, है ना, किसी भी तरह का स्पेस का काम इसरो ही करता है। लेकिन आप देखो SpaceX क्या करता है, नासा क्या करता है, नासा एक्सप्लोर कर रहा है, नासा दूसरे प्लेनेट पे जा रहा है ना, वो अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है ना, आपके यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, अगर कोई सैटेलाइट भेजनी है तो ना इसरो करेगा, ठीक है। किसी का इंटरनेट सर्विस खराब होगी तो वो सैटेलाइट ही भेजेगा। तो उसने कहा ऐसा नहीं करना है, हमें भी क्या करना है, नासा की तरह एक्सप्लोर करना है। तो क्या करना चाहिए, तो हमें डिपेंडेंसी रखनी चाहिए किसके ऊपर, प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर। इसलिए आपने पढ़ा होगा प्राइवेट जो सेक्टर है स्पेस के लिए वो क्या कर दिया गया, 100% FDI अलाउ कर दी गई है। बहुत सारे प्राइवेट जो प्लेयर्स वो मार्केट में आ रहे हैं, ठीक है, जिनको कहा गया कि आप स्पेस से रिलेटेड काम करो। बट इसरो क्या करेगा, इसरो सिर्फ एक्सप्लोर करने पर ध्यान देगा। बस इसी सीक्वेंस में जो हमारा HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, जो बेसिकली हमारे जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह ये सब बनाता है, इसको क्या कह दिया गया कि अब आप जो है ना, जो SSLV है, अब आप कहोगे सर SSLV क्या होता है, तो अगर आप लोगों ने इसरो वगैरह की क्लास पढ़ी होगी तो डेफिनेटली आप जानते हैं। सबसे पहले आया था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, फिर आया था ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, याद करने की कोशिश करो, पढ़ रखा है। फिर आया था हमारा PSLV जो सबसे सक्सेसफुल था, है ना, अभी भी चल रहा है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना, 1994 में। फिर हमारा कौन सा आता है, GSLV 2001 में, इसका नाम क्या था पूरा, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसमें हम लोगों ने MK3, है ना, जो सबसे भारी वजन को ले जाने वाली एक हमारा लॉन्चिंग व्हीकल बनाया था, जिससे हमने चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 इनको भेजा होता है ना, भारी से भारी सामान हम भेज सकते हैं। फिर हमने बनाया क्या,
SLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये याद रखना अप टू 500 किलोग्राम के वजन की सैटेलाइट भेजने के काम आता है। यानी कि मान लो मुझे 10 किलो की सैटेलाइट भेजनी है, 10 किलोग्राम की, तो क्यों मैं PSLV को भेजूंगा, क्यों मैं GSLV को भेजूंगा? जब मुझे पता है कि 200 किलो सामान भेजना है तो मैं ट्रेन से क्यों भेजूं उसे, है ना? मैं उसे क्यों ना टेम्पो में भेज दूं, तो बस वही काम है ना? तो ये वो टेम्पो सर्विस है जो अप टू 500 किलोग्राम तक सामान पहुंचा देता है। तो इसरो ने धीरे धीरे प्राइवेट करना तो शुरू किया है ना, क्योंकि उसका काम वहां ज्यादा है, वहां ज्यादा होना चाहिए, है ना? तो इसने क्या किया, HAL जो हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसे कह दिया कि भाई जो SSLV है ना, इसकी टेक्नोलॉजी तू संभाल आज से, है ना? ऐसे मिशन है ना वो तू ही हैंडल करेगा, ठीक है? लॉन्चिंग पैड हम तुम्हें दे देंगे, 2 बने हैं, श्रीहरिकोटा में बने हैं, तीसरा तमिलनाडु में अभी अप्रूव हो चुका है 8000 करोड़ रुपए के बजट के साथ। जब बन जाएगा उस दिन हम उसे पढ़ लेंगे, समझ गए? तो ये थोड़ा सा बातें याद रखनी है, ठीक है? The agreement, the 100th transfer of technology agreement facilitated by the space sector promoter in space, याद रखना in space इन सभी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, जो भी स्पेस से रिलेटेड आपकी इसरो के अलावा पार्टीज बनी हुई है, जैसे स्काई रूट प्राइवेट लिमिटेड है, अग्निकुल कॉस्मोस है, ठीक है ना? ऐसे बहुत पिक्सल है, ठीक है, जिसको 1200 करोड़ रुपए की फंडिंग दी गई है, 5 साल के लिए मिशन लॉन्च करेगा। हमने एक दिन पढ़ा भी था हिंदू एनालिसिस के अंदर, ठीक है? तो वही सब बातें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है? तो HAL को ये प्रोग्राम दे दिया गया है। और ये पूरा का पूरा काम कौन देखता है, तो याद रखना पूरा का पूरा काम प्राइम मिनिस्टर ही देखते हैं। आपने पढ़ा होगा 1972 में इंदिरा गांधी, है ना, क्या बनाया था उन्होंने, फॉर्म DOS, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, एंड दैट इज डायरेक्टली हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो भी उस समय होगा, ठीक है? तो पहले कौन था, इंदिरा गांधी, अभी कौन है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसके हेड है, ठीक है? ISRO chairman V. Narayanan said the agreement would allow the HAL to independently build the SSLV for both domestic and international markets, ठीक है? SSLV is a 3-stage launch vehicle developed by the ISRO, ठीक है? Launching small satellites into low Earth orbit, वही सब बातें। SSLV is 2 meter in diameter, 34 meter in length, with lift off weight of 120 tons. Payloads capability, ठीक है? तो वही सब बातें लिखी हुई है, ठीक है? तो सिंपल सा ध्यान रखना है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज बिहाइंड नेपाल्स रेस, ठीक है? आई होप आपने थोड़ा बहुत तो सुना भी होगा, है ना? हम थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, एंड डेफिनेटली हम इसके ऊपर कोई ना कोई MIT डिस्कस कर लेंगे, जिसमें कंप्लीट ही हम इसे पढ़ लेंगे, ठीक है? अभी टाइम कंस्ट्रेंट को देखते हुए हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि आपने कल भी पढ़ लिया होगा इसके बारे में ना, चल आ रहा है। देखो हुआ क्या है, जो नेपाल है ना, जो हमारा पड़ोसी है, ठीक है? अभी हम पढ़ रहे थे ना नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, नेपाल भी आता है, हम बड़ी हेल्प करते हैं इसकी। हालांकि वो बात अलग है कि हम दोनों के बीच में, है ना, काला पानी, आपका जो काली रिवर है उसके ऊपर हम जो है डिस्प्यूट चलते रहते हैं ना, लिपू लेक में इधर। देखो हुआ क्या, समझना, जो नेपाल है ना, शॉर्ट में समझ लेते हैं पूरी कहानी, है ना? इसको जेनजी प्रोटेस्ट कहा गया है ना, जेनजी, है ना? जेनजी लोगों ने कहा गया। आपने सुना होगा जेनजी लोगों को बड़ा बदनाम किया जाता है कि वो कुछ काम धाम नहीं करते ना। उन्हीं लोगों ने, जो जेनजी लोग हैं, उन्हीं लोगों ने, आपने सुना होगा गिग इकोनॉमी को प्रमोट किया हुआ है ना, कि जब काम हो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर ले, ऐसा। लेकिन तुम देखो जेनजी लोगों ने नेपाल के अंदर पूरी सत्ता ही पलट दी है। इसके देखो 2 पहलू है, अच्छा भी है बुरा भी है ना? हर हमें दोनों पता होना चाहिए, एज ए स्टूडेंट, है ना, एज ए लर्नर, ठीक है? होता क्या है देखो, एक तो ये है कि वहां पर प्रोटेस्ट किस बात को लेकर हो रहा था। तो हुआ क्या कि वहां पर उन्होंने, अच्छा पहले ये बात समझो कि जो नेपाल है ना, उसका जो लास्ट राजा था, है ना, ज्ञानेंद्र, है ना, राजा ज्ञानेंद्र, 2008 में मोनार्की खत्म हो गई, डेमोक्रेसी आ गई। 2008 से लेकर 2025 चल रहा है, तो आई थिंक 17 ईयर हो गए। 17 ईयर्स के अंदर 13 बार प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं। कितनी बार? 13 बार। और 2-3 लोग हैं जो बार बार उनकी पार्टियां बदलती रहती है। तो इतना करप्शन है वहां पे, इतना करप्शन है कि बहुत से लोग तो ये कहने लगे हैं कि यार डेमोक्रेसी चली जाए, मोनार्की आ जाए तो बेटर है, यानी एक राजा आ जाए तो अच्छा है, कम से कम ढंग से तो रूल कर लेंगे। लेकिन राजा में क्या होता है, जो राजा को अच्छा लगा वो ठीक है, जो राजा को बुरा लगा बुरा है। डेमोक्रेसी में क्या है, हम दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री है, और हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए, और होता भी है कि देखो दुनिया हमसे सीखती है कि डेमोक्रेसी कैसे चलाई जाती है। इतने सारे लोगों को लेकर हम चल रहे हैं, है ना? तभी तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि आज हम ये कर पा रहे हैं। लेकिन वहां पर तो कॉन्स्टिट्यूशन ढंग से लागू नहीं होता है। तो 13 बार प्राइम मिनिस्टर बदले जा चुके हैं। हर बार प्राइम मिनिस्टर के ऊपर किस बात का एलिगेशंस लगते हैं, आरोप लगते हैं, करप्शन। तो अभी क्या हो रहा था, जो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा है वहाँ पे, समझना, लोग रशियन आर्मी में जा रहे हैं, है ना, वहाँ पे उनकी डेड बॉडी जा रही हैं, बेचारे मारे जा रहे हैं वहाँ पे, तो उनको रोजगार नहीं है, काम धंधा नहीं है। जो पॉलिटिशियंस है वो करप्ट होके बैठे हैं,
अब जो करप्ट पॉलिटिशियंस है तो लोग तो बोलेंगे, सोशल मीडिया पे तो बोलेंगे, सोशल मीडिया का काम ही यही है। अब नेताओं को लगा कि अब जो उनके बच्चे थे वो विदेशों में पढ़ रहे थे, ठीक है, अब आपने देखा होगा मिनिस्टर्स के बच्चे कहाँ मना इतना पूरा आलीशान तरीके से रहते हैं ना, कुछ करते हैं नहीं, बड़ी बड़ी पोस्ट पा जाते हैं। आप तो जान चुके हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना, बहुत सारे लोग होंगे। तो वहाँ भी यही हो रहा था, है ना, नेपोटिज्म, नेपो किड, ये सब चल रहा था, लोग दुखी थे। तो लोगों ने क्या किया, बहुत प्रोटेस्ट किया। तो सरकार को लगा यार प्रोटेस्ट को अगर सप्रेस करना ना तो वी हैव टू बैन द सोशल मीडिया, जड़ ही काट दो। अब उन्होंने जड़ काट दी, सोशल मीडिया बैन कर दिया, जो भी रहा। अब लोग सड़कों पे उतर आए, पीसफुली कर रहे थे, है ना, उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी, कुछ बच्चे मारे गए, 12-13 साल का एक लड़का भी मारा गया। अब उसके बाद वो जो प्रोटेस्ट था भयंकर तरीके से फैल गया और उन लोगों ने वहाँ की संसद जो पार्लियामेंट उसमें आग लगा दी, है ना, इवन जो एक्स प्राइम मिनिस्टर वगैरह थे उनके घरों में, मिनिस्टर्स के घरों में आग लगा दी, कुछ नेताओं की डेथ भी हो गई जलने की वजह से, नेता भाग रहे हैं वहाँ से, तो बहुत बुरा हाल है। तो देखो इसके दो पहलू है, लोग दुखी थे, लोगों को ज्यादा दुखी करोगे लोग बदला लेंगे, आज नहीं तो कल लोग तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे, या तो उनकी सुनो, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, लोगों के द्वारा इलेक्टेड लोगों की सरकार, और अगर हमारी बातों नहीं सुनेंगे तो लोग करेंगे ऐसा। फिर एक पहलू ये भी कि ठीक है इतना भी नहीं होना चाहिए था कि तुम उस डेमोक्रेसी के मंदिर को ही आग लगा दे रहे हो। दोनों तरफ से कहानियां निकल के आती हैं, समझ गए आप, उसको किसी भी एंगल में समझ सकते हो, ठीक है। तो वहां पर रीजन क्या था, जेनजी प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्यों, सोशल मीडिया बैन को, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी, करप्शन, वहां का सिस्टम पूरा खराब हो चुका था। तुम सोचो ना 15-17 साल में 13 बार प्राइम मिनिस्टर बदले हैं, क्या हाल रहा होगा। पाकिस्तान के जैसे हाल है, पाकिस्तान में आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं किए हैं, और वो सब हमारे साथ के निकले हुए हैं। लेकिन हम क्यों आ गए, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है, इसलिए हमें हमेशा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करनी चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, ये मैसेज भी हमें लेना चाहिए वहां से, समझ में आ रही है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। इंडिया और नेपाल के बारे में आप जानते हो, हमारी नेबरिंग कंट्री है, हमारी ऑलमोस्ट 1751 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होती है उसके साथ, है ना, हमारे उसके साथ कोई भी ऐसा बॉर्डर नहीं है, तो फ्री बॉर्डर मूवमेंट रहता है, ठीक है। आप नेपाल बॉर्डर पे जाओ, वहां से बस पकड़ो, कहीं भी घूम के आ जाओ। तो सोशल मीडिया बैन से देखो हुआ क्या, जब सोशल मीडिया बैन हुआ तो लोगों के पास पहले से काम धंधा नहीं था, है ना, टूरिज्म आ जाता था, टूरिस्ट आ जाते थे, है ना, रील वगैरह देख के उन्होंने वो भी बंद कर दिया। तो जो टूरिज्म इंडस्ट्री के लोग थे वो भी कूद गए उस प्रोटेस्ट में, और भयंकर तरीके से वहां पर बर्बादी हो गई। फिर जेनजीज ने कहा कि हम किसी नेता को अपना पीएम देखना चाहते हैं, किसी को अपना मिनिस्टर देखना चाहते हैं। अभी जस्ट उस पर बातें चल रही हैं, आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है वहां पे, ठीक है, अभी बेसिकली आर्मी वहां पे रूल कर रही है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है आगे, जैसे कुछ नया निकल के आएगा, कुछ इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनेगा, जैसे बांग्लादेश के हालात हुए थे, हम डेफिनेटली तब तक इसके ऊपर एक एमआईटी डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए बस इतनी सी जानकारी अपने पास रख लें, ठीक है। एग्जाम में भी टाइम है और इसमें भी बहुत टाइम है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। जब होगा तो हम इसे डेफिनेटली पढ़ लेंगे। चलते हैं थोड़ा आगे। Generational race, violent nihilism following crackdown threatens democracy in Nepal। अब क्या थ्रेट डाउन है ना, उन्होंने रिजाइन ही कर दिया, पहले रिजाइन नहीं कर रहे थे, अब रिजाइन भी कर दिया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद भी हालात बहुत बुरे हैं, ठीक है। और ये कहा गया, उन लोगों ने डिमांड की है कि हमारी जो चॉइस के लोग ही नेता बने, है ना, कुछ ऐसे रूल्स आए कि जो पहले के मिनिस्टर्स हैं उनको पकड़ा जाए, जेल में डाला जाए, करप्शन किया उन्होंने, ये सब बातें वहां चल रही है। लेकिन वही चल रहा है, जब हो जाएगा डेफिनेटली हम उसे पढ़ लेंगे, ठीक है। These actions following Prime Minister KP Oli's resignation, है ना, उन्होंने रिजाइन कर दिया, है ना, बार बार यही बनते रहते हैं ना, 2-3 लोग हैं, बार बार रोटेट करते रहते हैं, है ना। Reveal a violent nihilism that threatens to undo Nepal's hard-won democracy। ठीक है, बड़ी मुश्किल से उसे डेमोक्रेसी मिली थी, पता है 2008 में जो लास्ट राजा था, राजा ज्ञानेंद्र, उसको हटाकर इन्होंने डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश की थी, है ना। लेकिन ठीक है, जो भी हुआ ठीक है। द क्राइसिस डिमांड स्टेबलाइजेशन एंड लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म दैट फुलफिल द प्रोमिसेस मेड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली प्रोसेस बट विच वर डाइल्यूटेड बाय द टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन। A presidential system with direct elections and accountable to an elected parliament could break the cycle of instability, but constitutional reform means nothing without immediate peace। पहले शांति बनाए, फिर देखें कि हमें किस तरीके से रहना है। अमेरिका की तरह प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होनी चाहिए या भारत की तरह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो डिसाइड कर लेंगे। और डेफिनेटली इंडिया विल हेल्प नेपाल, क्योंकि हमारी पॉलिसी क्या रही है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। अगर हमारे पड़ोसी अच्छे हैं तो डेफिनेटली हमारा दुश्मन हमसे हमेशा दूर रहेगा, समझ गए, वरना कब पड़ोसी दुश्मन के रूप में आ जाए पता नहीं चलेगा। तो चाइना को देखते हुए नेपाल हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे भूटान हो जाता है, क्योंकि इधर चिकन स्नैक भी है। अब जानते हैं बेहतर तरीके से, चलते हैं थोड़ा सा आगे।
टू बिल्ड रोड्स इज टू बिल्ड पीस। क्या कह रहा है? इन इंडियाज ट्राइबल हिंटरलैंड, especially those affected by the Maoist insurgency, roads are not just a matter of transport. They are emissaries of the state, carving a path not only through forest and hills but also through histories of marginalization and neglect. देखो क्या कह रहा है, ट्राइब्स के बारे में बात कर रहा है डेफिनेटली, है ना। कितनी ट्राइब है? ऑलमोस्ट 705, अब तो बढ़ गई होंगी, ये 2011 का डाटा लिख रहा हूं मैं, ठीक है। आप जानते हो नेशनल कमीशन फॉर एससी है, आर्टिकल 338, नेशनल कमीशन फॉर एसटी है, आर्टिकल 338 का ए, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी भी बना हुआ है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 338 के बी में लिखा हुआ है, ठीक है। हमारी प्रेसिडेंट साहब जो है वो भी क्या है, एक ट्राइबल वुमेन है, संथाल ट्राइब से भी बिलोंग करती हैं, ठीक है। और बहुत सारे, जैसे राजस्थान में बहुत सारी ट्राइब पाई जाती है ना, हर स्टेट में। सबसे ज़्यादा ट्राइब्स किसमें? मध्य प्रदेश में। सबसे कम किसमें? पंजाब और हरियाणा, 0, है ना, ये भी याद रखना। पीवीटीजी सबसे ज़्यादा कहाँ पर? उड़ीसा में 13 टोटल पीवीटीजी क्या है, कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था, 75 पीवीटीजी टोटल हैं, पाई जाती हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि उन लोगों के पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? उनके पास फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जन अदालत होनी चाहिए, है ना। सिर्फ कह देने से ऐसा नहीं होता है कि उन लोगों को हमने मेन स्ट्रीम लाइन से जोड़ दिया है। देखो आपने देखा होगा कि जो नक्सलिज्म है, ठीक है, उस नक्सलिज्म को कंप्लीटली ऑफ करने का टारगेट है 2026 का, ठीक है। 31 मार्च 2026 तक हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है अमित शाह जी, उनका टारगेट है कि भारत नक्सल फ्री हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए इन्हें कहाँ जाना पड़ेगा? जंगलों में जाना पड़ेगा। जंगलों में कौन रहते हैं? ट्राइबल लोग रहते हैं, उनकी हेल्प से करना होगा, बट उनको ही हेल्प नहीं हो रही है तो कहाँ से करेंगे, है ना। तो हमें उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, पीवीटीजीज, है ना, उनके लिए फैसिलिटीज उपलब्ध करानी चाहिए। बस वही सब बातें इसमें लिखी हुई है और कुछ भी नहीं है, बाकी हम कई बार पढ़ चुके हैं काफ़ी बार इसे। एज इंडिया इन्वेस्ट इन इट्स ट्राइबल हेल्थ हार्टलैंड्स, स्पेशली इन द रीजन्स लाइक साउदर्न छत्तीसगढ़, रोड डेवलपमेंट मस्ट बी ए पार्ट ऑफ ए ब्रॉडर एफर्ट टू एक्सटेंड जस्टिस, dignity and opportunity. The goal is not merely movement but belonging to build roads, then it is build peace. तो हमें सड़कें बनानी चाहिए ताकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आए, एटलीस्ट लोगों को सहूलियत हो, लोगों का काम बन सके, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना, नेशनल कॉरिडोर्स चलाए गए थे 1999 में, है ना, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से आपके सिलचर को जोड़ दिया। नेशनल हाईवेज बनाए गए, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो स्कीम आई थी, दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, फिर कोलकाता से दिल्ली, ऐसे नेशनल हाईवेज बनाए गए, है ना। तो ऐसे ट्राइबल लोगों के लिए एटलीस्ट सड़कें होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा ना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आपके गाँव में बनी होंगी, है ना, ऐसे वहाँ पर होनी चाहिए। पेसा एक्ट को अच्छे से इंप्लीमेंट करना चाहिए, है ना, ये सब बातें लिखी हुई है। Next, a man of faith, the new vice president can help end combating hostilities in the राज्य सभा। तो कौन बने आपके? शायद पढ़ लिया होगा कल आपने, कौन बने आपके जो नए वाइस प्रेसिडेंट है? तो कौन बने आपके? सीपी राधाकृष्णन, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एज ए टीनेजर उन्होंने ज्वाइन किया था आरएसएस, और अब वो क्या बन चुकी है? भारत के वाइस प्रेसिडेंट। इससे पहले कौन थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट? तो आप जानते हो जगदीप धनखड़, और धनखड़ जी ने क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था, रिजाइन दे दिया था। वाइस प्रेसिडेंट किसे रिजाइन देता है? हमेशा प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन दे देता है, ठीक है। इनको नए वाइस प्रेसिडेंट बने, कौन से नंबर के बने हैं? तो याद रखना, कौन सा नंबर इनका? 15th नंबर के बने हैं वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन कौन सा हुआ था? 17th हुआ था, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये 15th नंबर के हैं, ठीक है, इंडिविजुअली देखा जाए तो, और 17th नंबर का हमारा क्या हुआ था? इलेक्शन हुआ था, ठीक है। वो याद रखना, टोटल 452 वोट मिले थे इनको, 752 वैलिड वोट में से, और जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी जो एनडीए के थे, है ना, उनको 152 वोट से इन्होंने हरा दिया ऑलमोस्ट, ठीक है। आई थिंक कल भी आपने डिस्कस कर लिया होगा, वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, ठीक है। आर्टिकल 64 में बात लिखी है, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज एक्टिंग प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। ऐसा 3 बार हो भी चुका है, एक बार वीवी गिरी के केस में, एक बार आपके जो जाकिर हुसैन साहब थे उनकी डेथ हो जाती है, और एक बार एफ अली अहमद की डेथ के बाद इनको बनाया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोविजन आप जानते हो, ठीक है। इलेक्शन कैसे होता है? तो याद रखना, जो इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड बोथ, यानी कि लोकसभा के और राज्यसभा के दोनों मेंबर इसमें क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड होता है, नॉमिनेटेड हो, ठीक है। बट जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये भी हम जानते हैं। और वोट कैसे होता है? तो फर्स्ट प्रेफरेंस से माना जाता है। जैसे मान लो
इनके साथ यही तो हुआ ना कि जो 452 लोग थे उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस किसे दिया, सीपी राधाकृष्णन को, कि हम चाहते हैं कि ये हमारे क्या बने, प्रेसिडेंट बने, वाइस प्रेसिडेंट बने। और जो दूसरे थे है ना रेड्डी साहब, उनको कितने मिले, तो उनको दूसरे जो फर्स्ट प्रेफरेंस था उनसे कम मिला, तो उनको क्या बना दिया गया, वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। ठीक है, ये हम एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आई थिंक आपको पता भी होगा। ठीक है, हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अभी कौन बन गए, तो सीपी राधाकृष्णन, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है ए ज्वाइंट एंड न्यू जर्नी अलोंग एससीओ पाथवे। अब देखो एससीओ जो है ना, मैंने कहा था ना कि कई न्यूज़ ऐसी होती हैं जो कॉन्टिन्यूसली बहुत टाइम तक चलती रहती हैं, तो एससीओ भी उन्हीं में से एक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। After 24 years of development, the SCO has grown into the world's largest regional organization. The SCO तियानजिन समिट कहाँ पर हुई है, याद रखना, SCO की समिट तो तियानजिन जो कि कहाँ पर है, चाइना में ये समिट हुई है। ठीक है, has been the largest since the organization's establishment। जब से बना है SCO 2001 से, तब से सबसे बड़ी समिट रही, सबसे ज्यादा लोग आए। Leaders or the representatives of 23 countries, Mr. Narendra Modi included, and 10 heads of international organizations gathered to renew friendship, explore cooperation, seek common development, and advance the SCO into a new stage of high quality development. There were fruitful outcomes. The Tianjin Declaration announced the establishment of 4 security centers, including the SCO Universal Center for Counter Security Challenges and Threats and the SCO Anti-Drug Center, and decided to set up the SCO Development Bank। ये सब भी बनाने की बात की जाती है। ठीक है, अब समझना एक्चुअल में ये क्या है, तो आप भी अच्छी तरीके से जानते हो। बना कब था ये आपका, तो देखो जो आपका एससीओ है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 2001 में बना होता है। ठीक है, इंडिया, ठीक है, और जो पाकिस्तान है वो कब ज्वाइन करते हैं, दोनों ज्वाइन करते हैं 2017 में। ठीक है, इस बार की मीटिंग कहाँ पर हुई है, तियानजिन में हुई है। एक्चुअल में आप देखोगे तो जो ब्रिक्स है, ठीक है, एससीओ है, ठीक है, ये सारे क्या है, एंटी यूएसए हैं, एंटी वेस्ट हैं, बस एक्चुअल थीम यही है। ठीक है, तो बस बेसिक से याद रखना, हम एक बार पहले भी इसे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो जस्ट वही बातें रिपीट है। इंडिया एंड चाइना विल सक्सेसिवली अज्यूम द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी इन द नेक्स्ट 2 years। तो अगली बार इंडिया में है ब्रिक्स, उससे अगली बार चाइना में है। और इस सारी पावर से, इस सारे लोगों के ज्वाइन होने से ड्रावा कौन है, अमेरिका ड्रावा, आप जानते हो। ओरिजिन कहाँ से हुआ था, बिगन एज द संघाई 5, 1996 में संघाई 5 के नाम से बना था। उसमें कौन था, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया, और उसके बाद ये एससीओ के नाम से बन गया। और उसके बाद आगे चल के ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन एंड चाइनीज आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ एससीओ, ये भी ध्यान रखना। और उसके साथ साथ ऑब्जर्वर कौन है, अफगानिस्तान है और मंगोलिया इसके ऑब्जर्वर है। इसके डायलॉग पार्टनर कौन है, टर्की है, श्रीलंका है, नेपाल है, अजरबैजान है, जिनको आगे ऐड कर दिया जाएगा। बेसिक सा याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारा। नेक्स्ट आर्टिकल किसके ऊपर बात कर रहा है, ट्रंप मोदी सिग्नल ट्रेड नेगोशिएशंस में रिज्यूम। नेक्स्ट है ट्रंप मोदी सिग्नल ट्रेड नेगोशिएशंस में रिज्यूम, है ना। वही है कि देखो एक्चुअल में इंडिया, देखो प्रॉब्लम क्या है ना, इंडिया और यूएसए है ना, उसके बीच में जो टैरिफ का वॉर चल रहा है, जो उन्होंने हमें 90 डेज का टाइम दिया था, वो खत्म हो गया था। तो इंडिया ने यूएसए की एक बात नहीं मानी थी, जिस वजह से पूरी बात हो रही थी। आप जानते हो इस बात को, वो क्या था कि यूएसए इंडिया के मार्केट में एंट्री करना चाह रहा है, और इंडिया के देखो वो एक तो आपके डेयरी, ठीक है, उसमें आना चाहता है, और एक आपके एग्रीकल्चर में आना चाहता है। अब आप एक भली बात एक बात जानते हो कि यार इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है ना। हमारी जीडीपी का प्राइमरी सोर्स ही प्राइमरी सेक्टर होता है ना। जो बेसिक जो एग्रीकल्चर, डेयरी प्रोडक्ट ये सब होते हैं, 60 to 70% जो लोग हैं वो उसी पे डिपेंड करते हैं, जीडीपी वहीं से आती है। अब सोचो अमेरिका जैसा बड़ा देश इसी सेक्टर में एंटर कर जाए तो लोकल प्लेयर्स का क्या होगा, हमारी इकोनॉमी अंदर से बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि पैसा तो सारा ये लेकर चले जाएंगे। अब सोचो तुम यहाँ पर सरस का, अमूल का दूध पीना बंद कर दो और अमेरिका से कोई कंपनी आए उसका दूध पीना शुरू कर दो, तो डेफिनेटली नुकसान तो लोकल प्लेयर्स को होगा ना। तो हम बिल्कुल मना कर दिए थे कि हम तुम्हारी इस बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे, 0%।
बस ट्रंप नाराज हो गया और उसने सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए। मैंने क्या किया, हम जाकर RIC में जाकर बैठ गए, रशिया इंडिया चाइना के अंदर बैठ गए, ब्रिक्स में चले गए, है ना, शी जिनपिंग से हाथ मिला लिया हमने जो 8 साल से नहीं मिला रहे थे, है ना। तो उधर से अमेरिका और परेशान हो गया। आपने देखा होगा कल ही अमेरिका ने एक ट्वीट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, अगर आप थोड़ा सा अवेयर अपडेटेड रहते हैं, उसने EU यूरोपियन यूनियन ग्रुप ऑफ 27 नेशंस उनसे कहा कि प्लीज भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगा दीजिए आप भी, है ना। तो देखते हैं वो लोग क्या स्टेप उठाते हैं। तो ऐसी हरकतें हो रही हैं। तो बात यह है कि रिज्यूम हो सकता है। इंडिया US आर कंटिन्यूइंग नेगोशिएशंस टू एड्रेस ट्रेड बैरियर्स, लुक फॉरवर्ड टू स्पीकिंग विद माय वेरी गुड फ्रेंड मोदी, सर्टेन ऑफ सक्सेसफुल कंक्लूजन। आप जानते हो, है ना, माय फ्रेंड, अमेरिकाज फ्रेंड, है ना, नरेंद्र मोदी जी, और इधर से मोदी जी कह रहे हैं माय फ्रेंड, इंडियाज फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। बस बात कहाँ अटकी है, टीम्स वर्किंग टू कंक्लूड डिस्कशंस एट द अर्लीस्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पीकिंग विद ट्रंप, will work together to secure more prosperous future। बात यहाँ अटकी है, एक्चुअल में ये प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा, हमारा रशिया से तेल खरीदना, ठीक है, हमारा चाइना के साथ जाकर मिल जाना, ठीक है, जो सीधे सीधे डायरेक्ट किसके अगेंस्ट में है, USA के अगेंस्ट में है। ये अमेरिका को, USA को भा नहीं रहा है, ठीक है। तो वही सब बातें इसमें लिखी हुई हैं और ये एक ऐसी न्यूज है जो कॉन्टिन्यूअस चल रही है। मैं आपको कई बार कह चुका हूं, है ना, कि सूरज उगना भूल सकता है लेकिन ट्रंप का ये वाली न्यूज का आना नहीं खत्म होगा। क्यों? क्योंकि जब तक ये सेटलमेंट नहीं हो जाता टैरिफ 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 आता रहेगा। जस्ट उसी न्यूज में इसे ऐड ऑन कर लेना कि आज ऐसा कुछ नया हुआ है, ठीक है। Both leaders to speak in the upcoming weeks. The countries are still on track to meet the fall deadline for the deal. Union Minister Goyal says the country is in an active dialogue with the US. जो भी होगा हम डेफिनेटली उसके लिए हमारे देश का भला चाहते हुए डेफिनेटली स्टेप उठाएंगे, ठीक है। किसी भी सिनेरियो में देश के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। नेक्स्ट है एक्विटेड बट फॉरगॉटन, कोर्ट्स एक्सपर्ट फ्लैग लैक ऑफ कंपनसेशन पॉलिसी फॉर दोज रॉन्गली इनकार्सनेटेड। देखो होता क्या है, सोचो किसी आदमी को झूठी सजा पड़ गई। अभी एक केस हुआ था, एक आदमी को जेल में रखा गया, 104 साल की उम्र में उसे जेल से बाहर निकाला गया। आई थिंक इतना ही होगा ना, 100 के आसपास था मान लिया, ठीक है। अब सोचो वो आदमी 40 साल से ऊपर जेल में है और जब बाद में पता चला 40 साल बाद उसे ये कहकर छोड़ दिया गया कि ये तो कल्प्रिट था ही नहीं, इसने तो कोई क्राइम किया ही नहीं था। अब सोचो उस आदमी की जिंदगी के 40 साल वहां चले गए, उसके रिश्तेदार सब चले गए, है ना, सब ने उम्मीदें खो दी, सबकी डेथ होगी, उसका जो लॉस हुआ उसको कौन कंपनसेट करेगा? क्या उसके लिए कोई कंपनसेशन पॉलिसी होनी चाहिए? अगर मान लो किसी को 6 साल के लिए जेल में डाल दिया गया और बाद में पता चला 6 साल के बाद, अच्छा ये प्रॉब्लम होती है लोअर कोर्ट्स में। लोअर कोर्ट्स क्या होते हैं, नए नए जज आते हैं, इसलिए तो 3 साल की प्रैक्टिस कर दी है ना, वो जजमेंट दे देते हैं। बाद में जो हाई कोर्ट में पहुंचती है, बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है, फिर वो देखते हैं इस जज ने तो केस ही गलत ले रखा था, ये तो बेचारा फ्री होना चाहिए था, इसे फ्री करो। तब तक तो 3-4 साल वो जेल में रह गया ना। अब सोचो उसके 3-4 साल का कंपनसेशन कौन देगा? हो सकता है 3-4 साल में वो कितना पैसा कमा लेता, उसकी जो बेइज्जती हुई है, उसकी समाज में जो इज्जत गई, उसको कौन कंपनसेट करेगा? तो क्या भारत में ऐसी कोई कंपनसेशन पॉलिसी होनी चाहिए? आज तक तो है नहीं ना, हमारे लॉज में कहीं लिखा है। किसी को भी गलत उठा के जेल में डाल देते हैं। अगर ऐसा हो जाए कंपनसेशन देना पड़े, जिस जज की वजह से गलती हुई थी उसकी जेब से निकलेगा, उसे सजा पड़ेगी। अगर किसी जज ने किसी को गलत जेल में डाल दिया और उसको 4 साल की सजा हुई तो कम से कम 6 साल की सजा उस जज को भी पड़नी चाहिए जिसने गलत डिसीजन दिया था। ऐसा कुछ नहीं, कुछ तो हो ऐसा ताकि आदमी को थोड़ा सा भरोसा तो रहे। हाँ, बहुत से देशों में होता है, तो हमारे भारत में भी ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए। बस इसी के बारे में टॉपिक है और कुछ भी नहीं है। जैसे पुर्तगाल, न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स दैट प्रोवाइड कंपनसेशन फॉर रॉन्गफुल इनकार्सरेशन, सच ए मूव विल आल्सो एक्ट एज ए टू द फॉल्स इम्प्लीमेशंस। ठीक है, तो वही सब बातें की जा रही है। इन द जुलाई दिस ईयर द सुप्रीम कोर्ट एक्विटेड ए मैन हु हैड बीन सेंटेंस्ड टू डेथ फॉर किलिंग हिज 2 चिल्ड्रन वाइफ, है ना, बेचारे को डेथ सेंटेंस दे रखी थी 2013 में। अब जाकर पता चला आफ्टर फाइंडिंग ग्लेरिंग इन्वेस्टिगेटिव डिफेक्ट्स, बलजिंदर कुमार फ्रॉम कपूरथला पंजाब हैड बाय देन स्पेंट 11 years इन द प्रिजन इंक्लूडिंग 5 ऑन डेथ रो। मतलब बेचारे ने 11 साल जिंदगी जेल में निकाल दी, 5 साल बचे थे, है ना, फांसी होने वाली थी। लेकिन बाद में पता चला हिज केस इज ए स्टार्क एग्जांपल ऑफ रॉन्गफुल इनकार्सिनेशन बट इट इज नॉट यूनिक। बाद में पता चला बेचारा कुछ नहीं किया तो उसे माफ कर दिया गया। तो ऐसे केस में क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, आप भविष्य की लॉयर हो, है ना, आप फ्यूचर लॉयर हो, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
इन जुलाई दिस ईयर, वही सब बातें लिखी हैं। व्हाट इज मोर वरिंग इज दैट देयर इज नो स्टैट्यूटरी और लीगल स्कीम टू कंपनसेट दोज रॉन्गफुली इनकार्सिरेटेड फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स। एक केस हुआ था, है ना, पुलिस वालों के बीच में और लॉयर्स के बीच में, है ना, 10 दिन के अंदर लॉ बन के आ गया था, है ना, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता, बस उसी की बात की जा रही है। लेकिन देखो सुप्रीम कोर्ट से कहा गया, अब सुप्रीम कोर्ट लॉ नहीं बनाता है, ध्यान रखना, लॉ मेकिंग प्रोसेस का काम पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, उस कानून पे अगर कुछ गड़बड़ है तो सुप्रीम कोर्ट आकर बीच में जजमेंट देता है, उसको अल्टर करता है। गलत है तो आर्टिकल 13 का यूज करके उसे क्या कर देता है, नल कर देता है। तो ये बनाना तो पार्लियामेंट को पड़ेगा, ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट का कहना है, वो तो बना नहीं सकता है, ठीक है। In 2021, advocate Ashwini Kumar Upadhyay filed a case before the Supreme Court seeking the framing of appropriate guidelines to compensate victims of wrongful prosecution, और ऐसा डेफिनेटली होना भी चाहिए। The right to be forgotten in India is a primarily an adjunct of the fundamental right to privacy। देखो आपने पढ़ा भी होगा, आपका जो केस पुट्टा वाला स्वामी वाला केस था, आर्टिकल 21 राइट टू बी फॉरगॉटन, है ना, ये भी होना चाहिए, ठीक है। एक बार क्राइम हुआ, ठीक है, उसके बाद उसने सजा काट ली, वो फ्री हो गया, तो उसे उसकी सजा, ठीक है, उसने किया था जो भी हुआ, उसे राइट टू बी फॉरगॉटन उसके पास होना चाहिए, ठीक है। Landmark Supreme Court judgments, particularly the Justice case Puttaswamy case in 2017, affirmed that the right to privacy includes the right to control one's personal information and data, establishing the basis for the right to be forgotten in the Indian law। ठीक है, तो ये आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू बी फॉरगॉटन, ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा। आर्मी टेक्स चार्ज ऑफ सिक्योरिटी नेपाल एज अनईजी काम रिटर्न्स। तो बस वही बात है, अगेन दोबारा से वहाँ पे आर्मी का रूल है, अभी हमने डिस्कस किया था, इसके ऊपर डिटेल्ड जो आपका एनालिसिस है वो हम MIT के अंदर पूरी कहानी के साथ पूरी स्टार्टिंग से वहाँ पर डेफिनेटली कर लेंगे। या अगर कुछ कॉन्टिन्यूटी बनती है, अगर 15-20 दिन के अंदर वहाँ सरकार बनती है, इंटरिम PM बनाए जाते हैं, उन सबको हम एक साथ डेफिनेटली एग्जाम से पहले पढ़ लेंगे, ठीक है। जस्ट बी कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट किसी दूसरे लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।